नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। आज का दिन हलचल भरा रहा। आज बादशाह खान, किंग खान, शाहरुख खान के बेटे को एनसीबी ने गिरफ्तार किया और एनसीबी ने इस पूरे केस में जो पूछताछ की उसमें कई सुराग निकल करके सामने आए। उसमें यह पता लगा कि आर्यन खान ड्रग्स लेते हैं। ना सिर्फ आर्यन खान ड्रग्स लेता है बल्कि कैसे सेलिंग और परचेजिंग में भी शामिल है। वो बकायदा जो अरेस्टिंग मेमो सामने आया उसमें इन बातों का जिक्र था। कैसे एनसीबी ने शिकंजा कसा आर्यन खान पर, कैसे हुई गिरफ्तारी, इस रिपोर्ट में समझिए। आर्यन खान को एक दिन की कस्टडी। एनसीबी दफ्तर में कटेगी आर्यन की रात। अरबाज मुनमुन को भी एक दिन कस्टडी। ड्रग सेवन के मामले में किला कोर्ट ने आर्यन खान को एक दिन की एनसीबी कस्टडी में भेज दिया। आर्यन खान के साथ ही दूसरे आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी कोर्ट ने एक दिन की कस्टडी में भेज दिया है। एनसीबी के वकील ने 2 दिन की कस्टडी मांगी थी। इस पर बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि आरोप गैर जमानती नहीं है, इसलिए एक दिन से ज्यादा की कस्टडी नहीं देनी चाहिए। अब सोमवार को कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। Court has granted police custody as we had asked for. The matter will be heard again tomorrow. Thank you very much. शनिवार को मुंबई में गोवा जाने वाले क्रूज शिप में एनसीबी के अधिकारियों ने छापेमारी की थी। एनसीबी को क्रूज पर ड्रग्स पार्टी होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एनसीबी की टीम ने भेष बदलकर इस पार्टी का भांडा फोड़ कर दिया। इस पार्टी के तार बॉलीवुड से जुड़ गए। पार्टी में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी मौजूद थे। एनसीबी के दफ्तर में आर्यन खान से पूछताछ के बाद दोपहर 2 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एनसीबी के वकील ने दावा किया कि आरोपियों की व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स पैडलर्स के साथ ढेरों बातचीत निकली है, जबकि आर्यन खान के वकील ने अपनी दलील में कहा कि आर्यन खुद से क्रूज पार्टी में नहीं गए थे। आर्यन के पास पार्टी का टिकट भी नहीं था, उन्हें पार्टी में बुलाया गया था। इससे पहले आर्यन के अरेस्ट मेमो में सामने आया था कि उनके पास से 13 ग्राम कोकीन, 21 ग्राम चरस, एमडीएमए की 22 गोलियां, साथ ही आर्यन से 1,33,000 रुपए बरामद हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे आने वाला वक्त आर्यन खान के लिए किस तरीके से मुसीबतों भरा हो सकता है, इसका पता उन धाराओं से साफ तौर पर लगता है। इस पर देखिए रिपोर्ट। लाल शर्ट, सफेद टी शर्ट, नीली जींस, सफेद रंग की टोपी और चेहरे पर मास्क लगाया ये शख्स बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान है। कहते हैं शाहरुख खान ने शोहरत की सीमा देखी है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में शुमार शाहरुख खान का बेटा रात के अंधेरे में मुंह छिपाए एनसीबी दफ्तर के अंदर भागता नजर आया। हम तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ पर समीर वानखेड़े को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर एक कार्रवाई पूरी हो गई है और एक तस्वीरें सीधे देख रहे हैं हम एनसीबी ऑफिस से, जहाँ पर उन लोगों को यहाँ पर लाया गया है। जिस आर्यन में फैंस शाहरुख की झलक देखते थे, वो आज अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत से पहले ड्रग्स केस में एनसीबी के हत्थे चढ़ चुका है। दरअसल एनसीबी की एक टीम ने कल रात मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज शिप पर चल रही पार्टी में छापेमारी की। इस क्रूज की क्षमता करीब 2000 लोगों की है और खबरों के मुताबिक कल की पार्टी में यहाँ करीब 1800 लोग मौजूद थे।
इस क्रूज पर म्यूजिकल इवेंट और पूल पार्टी का कार्यक्रम आयोजित होना था। क्रूज पर हुई रेव पार्टी में किस परिवार के बच्चे शामिल थे, इसका अंदाजा क्रूज पर एक कमरे के किराए से लगाया जा सकता है। अंदर था म्यूजिकल इवेंट है, ये म्यूजिकल इवेंट चल रहा था। उसी का प्लान था कि आज भी म्यूजिकल नाइट होगी, कल दिन में पूल पार्टी होगी, वो भी म्यूजिकल डीजेज, इंटरनेशनल डीजेज आ रहे हैं, और बस यही है, नाइट में कल भी पार्टी होनी थी। रूम रेंट जो मिनिमम था दैट वाज 80,000 समथिंग एंड मैक्सिमम इज लाइक अराउंड 2 lakhs। एनसीबी की टीम ने क्रूज पर चल रही रेव पार्टी से 8 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा शामिल है। उस क्रूज में यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनमें से और लोगों को डिटेन करके इस जगह पर, इस मौके पर जहाँ पर लाया गया। कई घंटों की पूछताछ के बाद एनसीबी ने आज दोपहर 2 बजे आर्यन समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आर्यन समेत अन्य आरोपियों को लेकर एनसीबी की टीम जेजे अस्पताल पहुंची, जहां उनका मेडिकल करवाया गया। ड्रग्स, आर्यन आपकी ड्रग्स में क्या भूमिका थी? आर्यन ड्रग्स में क्या भूमिका थी? ये आर्यन का काफिला, जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन आप देख सकते हैं कि लगातार हम उनसे सवाल करते रहे। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक आर्यन ने ड्रग्स लेने की बात कबूल ली है। एनसीबी की गिरफ्तारी मेमो के मुताबिक आर्यन के पास 13 ग्राम कोकीन, 21 ग्राम चरस, 22 MDMA टैबलेट, 5 ग्राम MD और 1,33,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। एनसीबी ने आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की, जिसमें अरबाज मर्चेंट ने जूते में चरस लाने की बात कबूली है। रिपब्लिक भारत के पास आर्यन खान का अरेस्ट मेमो है, जिसमें साफ साफ आर्यन ने लिखा है कि वो अपनी गिरफ्तारी का आधार समझते हैं और उन्होंने इसकी जानकारी अपने परिवार को दे दी है। आर्यन खान की गिरफ्तारी एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई है। आर्यन पर 3 धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें आरोप साबित होने पर अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। हालांकि आर्यन समेत तीनों आरोपियों को एक दिन की एनसीबी कस्टडी में भेज दिया गया है। उधर एनसीबी के डायरेक्टर जनरल एसएम प्रधान ने साफ किया है कि भारत को नशा मुक्त करवाना एनसीबी का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी गुनाहगार को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि ड्रग्स के बारे में पता चल रहा था और ये एक नया मोडस ऑपरेंडी था, अगर इसको होने दिया जाता तो और यूथ बर्बाद होते इसमें, तो इसी के लिए हम लोगों ने कार्रवाई की और मुझे बताने में खुशी है कि हम लोग इसमें सफल हैं। एनसीबी भले ही नशा मुक्त देश की बात करे, लेकिन बॉलीवुड अभी भी ड्रग्स की हकीकत को मानने को तैयार नहीं दिखता। जब एक जगह रेड होती है तो बहुत सारे लोगों को ले लेते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि इस बच्चे ने कंज्यूम किया, इस बच्चे ने ये किया। आई थिंक प्रोसेस चालू है। लेट्स गिव दैट चाइल्ड अ ब्रीदर। हमेशा बॉलीवुड पे जब हमारी इंडस्ट्री की कुछ भी होती है तो हर एक चीज़ पे मीडिया टूट पड़ती है, हर एक को समझती है कि ये वैसा ही होगा। गिव द चाइल्ड एन अपॉर्चुनिटी। सवाल किसी सुपरस्टार के बेटे का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी का है। वो पीढ़ी बॉलीवुड से बहुत कुछ सीखती है। ऐसे में जरूरी है कि बॉलीवुड के नामचीन बचाओ की जगह ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में आवाज बने। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज की दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी, जहां पर हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई, 6 लोगों की मौत हो गई है। बयान सामने आया है, 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, ड्राइवर की पीट कर हत्या हुई है। अजय मिश्रा, जिनके बेटे पर आरोप लगा है कि उनकी गाड़ी से इन लोगों की मौत हुई है। अजय मिश्रा का बयान सामने आया, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बयान सामने आया कि घटना में 2 किसानों की मौत हुई है। प्रदर्शनकारियों पर हत्या का आरोप है। घटना स्थल पर मेरा बेटा नहीं था। अजय मिश्रा जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनका बेटा नहीं था घटना स्थल पर। क्या कहा गया है, अपने बयान में सुनिए। लखीमपुर खीरी में हुई घटना पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी हैं। अजय मिश्रा जी, आज की जो घटना हुई उस पूरी घटना के बारे में हमें बताइए।
देखिए, ये एक कार्यक्रम हमारे पैतृक गांव में प्रतिवर्ष होता है। उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उप मुख्यमंत्री जी जा रहे थे। उसी दौरान ये जानकारी आई कि कुछ किसान एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और काले झंडे दिखाने का उनका प्रयास है। तो प्रशासन ने हमारा रूट डाइवर्ट कर दिया, तो हम लोग दूसरे रूट से जा रहे थे। उसी दौरान हमारे कार्यकर्ता कुछ जो उप मुख्यमंत्री जी को रिसीव करने के लिए आने वाले थे, उनको जब जानकारी हुई रूट डाइवर्जन की, तो वो उस तरफ जाने के लिए निकले। तो किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने उन पर हमला कर दिया, गाड़ियों पर पत्थर फेंके, जिससे वो यकबकक रुक गए, अचकचा गए। तो उसके बाद जब गाड़ियां रुक गईं तो उनको गाड़ियों से खींच करके मारा पीटा गया, लाठी, डंडों और तलवारों से। और कौन लोग थे वो जो किसानों का बात करें, कौन लोग? देखिए, हम लोगों को तो यही बताया था कि शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, किसानों का आंदोलन है, लेकिन जिस तरह की घटना और आक्रमण उन्होंने किया वो निश्चित रूप से इस तरह का था कि कुछ लोग ऐसे थे उस आंदोलन में शामिल हो गए थे जो इस देश में अस्थिरता फैलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आज सुबह से देखा गया, क्योंकि जहां हेलीपैड पर जहां उतरना था वहां पे सुबह से वो भीड़ इकट्ठा होने लगी थी, तो एहतियातन क्या कुछ उपाय नहीं किए गए? नहीं, एहतियातन पुलिस को बात थी और उनका ये भी कहना था कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, तो रूट उन्होंने डाइवर्ट कर दिया था। आप लोग की तरफ से कितने लोगों की जान गई है, कितने लोगों के हताहत? 3 कार्यकर्ताओं की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है, हमारे ड्राइवर की मृत्यु हो गई है और हमारी एक गाड़ी को जला करके उन्होंने सड़क से नीचे धक्का दिया, उसका भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल क्रांति का ही नतीजा है कि करोड़ों लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और बड़ी आसानी से घर बैठे वो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। तमाम दिक्कतें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से अनेक मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी। डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिक को सुविधा और उनके एम्पावरमेंट का एक बहुत सशक्त माध्यम है। आयुष्मान भारत योजना का लक्ष्य आगे सुविधा देने का तो है ही, साथ में ऐसी व्यवस्था भी खड़ी की जा रही है जिसके लिए आपको घर के पास ही इलाज की उत्तम सुविधा मिल जाए। नरेंद्र मोदी ने भारत में डिजिटल क्रांति का सपना देखा, उसे धरातल दिया और आज वो आसमान में नए मुकाम कायम कर रहा है। पीएम मोदी की सोच से आज सरकार से लेकर सरकारी सुविधाएं मोबाइल के जरिए जेब में पहुंच चुकी हैं। बैंक से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक आम आदमी तक डिजिटल रूप में पहुंच चुकी है। पीएम मोदी ने डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के जरिए क्रांतिकारी कदम का ऐलान किया। बीते 7 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चला वो एक नए चरण में प्रवेश कर गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अब पूरे देश के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। इसके तहत देशवासियों को अब एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अब पूरे देश के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। इसके तहत देशवासियों को अब एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा।
ये प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी की कई पहलों का एक और पड़ाव है। इसके पीछे सरकार को डिजिटल करने की दूरदर्शी सोच है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से जनधन योजना की घोषणा की थी। इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। ये देश में इस तरह का पहला क्रांतिकारी कदम था जिसने देश के सबसे अंतिम व्यक्ति को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। जीरो बैलेंस के साथ खाते खोले गए। 45 करोड़ ऐसे लोग जो बैंकिंग सिस्टम से दूर थे, उन्हें इससे जोड़ा गया और इन खातों में 1,45,000 करोड़ रुपए आए। ये पीएम के सोचने का तरीका है जिसमें गति भी है और मापदंड भी है। कैसे बैंक खोलने के बाद अगले चरण में जनधन खाते आधार के साथ जोड़े गए और उसके बाद मोबाइल से जोड़े गए। इस तिकड़ी को JAM नाम दिया गया, यानी जन धन आधार मोबाइल। आज से JAM का जोड़ सरकारी सेवाओं को गरीब आदमी तक पहुंचाने का सुगम, सरल और बिना भ्रष्टाचार वाला रास्ता बन गया। इसी का नतीजा है कि किसानों के पास सरकार PM किसान फंड का पैसा भेजती है तो मोबाइल में एक बीप के साथ पैसा उनके खाते में होता है। जब भी पैसा चाहिए तब मिल जाता है। ऊपर से 500 रुपया भी हो गया मेरे जमा खाते में। 100% रुपए कार्ड इशू हो चुका है, 100% पासबुक इशू हो चुका है। विलेजर्स को भी लग रहा है कि ये बैंकों से अटैच होने में और ये खाता खोलने में उनका भी फायदा है और हमको भी लगता है कि बैंकों का भी फायदा है। मोदी सरकार ने सोच समझकर डिजिटल पेमेंट की रणनीति बनाई जिसके जरिए चाहे सब्सिडी भेजना हो, पेंशन भेजना हो, छात्रवृत्ति भेजनी हो या फिर दूसरी सरकारी सेवाओं की राशि, वो बिना किसी बाधा, रुकावट, पेपर वर्क और भाग दौड़ के लोगों के खाते में पहुंच जाती है। आज मोदी सरकार के 45 मंत्रालयों और विभागों की 311 योजनाओं का पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम के तहत गरीबों के खातों में पहुँच जाता है। इसका परिणाम ये है कि गरीबों के पैसे से कमीशन, चोरी, हिस्सेदारी सब इतिहास हो गया है। अगर 1 रुपया सरकार द्वारा गरीबों को भेजा जाता है तो पूरे 100 पैसे उनके खाते में पहुंचते हैं। विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी डिजिटल क्रांति का एक अंग था। हालांकि इससे कुछ वक्त के लिए दिक्कतें हुई, लेकिन कैश के इस्तेमाल में कमी से भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। इसके साथ भारत डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करने के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया। ये काबिले तारीफ है क्योंकि जिस तरह की जो काला धन जो बीच में जो मार्केटिंग सर्कुलेट नहीं हो रहा था, उसको सर्कुलेट करने का यही एक साधन था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई कुछ दिन की प्रॉब्लम 50 दिन दीजिए, 50 दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आशा करते हैं कि 50 दिन बाद बेशक नॉर्मल ना हो, पर 50 दिन और उसके बाद अगर नॉर्मल हो जाता तो भी बहुत अच्छी बात है। अब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जैसी परिवर्तनकारी परियोजनाओं के जरिए प्रधानमंत्री का दूरदर्शी डिजिटल मिशन जारी है। राशन कार्ड की डिजिटल पोर्टेबिलिटी गरीबों के लिए राहत भरी बात है। नई जगह पर राशन कार्ड पंजीकरण की परवाह किए बिना अमुक व्यक्ति उचित मूल्य की दुकान से राशन ले सकता है। जहां से हम पहले राशन लेते थे उनका व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं था। नई सुविधा चलने के बाद अब हम यहाँ से राशन लेते हैं और हमें सही समय पर राशन मिल जाता है। अब हमें कोई भी परेशानी नहीं है। जब से पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध हुई है, हमारे सारे राशन डीलरों में वितरण के लिए कंपटीशन बढ़ गया है। हर डीलर अधिक से अधिक वितरण करना चाहता है। जब देश कोविड की चपेट में आया, गरीब सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना का ऐलान किया। लॉकडाउन की वजह से हुए नुकसान को कम करने के लिए डिजिटल योजना के माध्यम से 68,000 करोड़ रुपए गरीबों के खाते में भेजे गए। 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर, लगभग 80 करोड़ इंटरनेट यूजर, करीब 43 करोड़ जनधन बैंक खाते। इतना बड़ा कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कहीं नहीं है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर राशन से लेकर प्रशासन तक को तेज, पारदर्शी तरीके से सामान्य भारतीय तक पहुंचा रहा है। ये सब पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन के बिना पूरा होना संभव नहीं था। डिजिटल इंडिया के तहत जिंदगी में बदलाव लाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।